खुशियों वाली दिवाली। जी हाँ, ये दिवाली है इस बार सारे निवेशकों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, इकोनॉमी के लिए बेहद खुशियाँ लाने वाली। और इसीलिए इस दिवाली की थीम हमने इस बार बनाई है कि क्यों ना ये खुशियाँ इस दिवाली से लेकर आने वाले आगे कई दिवालियों तक फैलती और बढ़ती हुई नजर आए। ये कैसे हो सकता है? तब जब आप और हम बाज़ार में अच्छे से निवेश करें और ढेर सारा पैसा कमाएं। और इस बार पैसा कमाने के लिए निवेशकों को किसी तरह की कोई कंप्लेंट्स नहीं है, क्योंकि चाहे उन्होंने खुद बाज़ार में पैसा लगाया हो या फिर अच्छे और बढ़िया म्यूचुअल फंड्स के जरिए ढेर सारी वेल्थ बनी है। तो आइए आज इस खास शो में, इस दिवाली के खास मौके पर मैं आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के 3 ऐसे बड़े दिग्गजों से मुलाकात करवा रहा हूं जो सब मिलकर आपस में 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा मैनेज करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 4.5 लाख करोड़। और इन सब से मुलाकात करके आपको समझ में आएगा कि इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक आपको किस तरह का व्यू बाज़ार पर, अलग अलग एसेट क्लास पर बनाना है। आइए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंडस्ट्री के जाने माने दिग्गज, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ बाला सुब्रमण्यम साहब, और साथ ही मिहिर वोरा साहब है हमारे साथ, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीआईओ, और मनीष गुनवानी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जो बंधन म्यूचुअल फंड के हेड इक्विटीज़ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बाला सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आप तीनों को दिवाली की। और सबसे पहले तो मैं आपको तीनों को बहुत ज़्यादा बधाइयाँ, कॉम्प्लीमेंट इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली पर जो लाखों करोड़ों निवेशकों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, उसमें आपकी इंडस्ट्री ने पूरा बड़े ज़ोर शोर से काम किया है। आप एमफी के चेयरमैन भी रहे हैं, आपके नेतृत्व में देखिए 20% से ज़्यादा AUM बढ़ा है, 8 लाख करोड़ जुड़े हैं, SIP 16,000 करोड़ हर महीने की आ रही है। सो वाकई में इंडस्ट्री ने जो काम किया है सर गजब है। ये बताएं कि इस वक्त आप जब से, मेरे ख्याल से कहते हैं 30 साल से ज़्यादा से इंडस्ट्री में है, 32 years. मतलब बेस्ट समय चल रहा है इंडस्ट्री का। नहीं, थैंक यू अनिल जी। पहले आप सब व्यूवर्स और म्यूचुअल इन्वेस्टर्स जो निवेश जो करते हैं, इंडियन सिटीजन्स, आई वुड लाइक टू कन्वे दिवाली मुबारक। आप जो बताया एक्चुअली लास्ट दिवाली और ये दिवाली से एक तो मार्केट का मोहम एकदम अच्छा बन के आया है। उसमें ऑफकोर्स एक तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो आप बोला, एक्चुअली दैट वी हैव सीन ए क्लियर मोमेंटम कमिंग इन फॉर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज। दूसरा एक्चुअली दे जो कन्विक्शन हिसाब से जो पहले मार्केट में जो इन्वेस्ट करते थे, उसके कन्विक्शन आज के बढ़ के उसके पीछे पीछे दैट 16,000 करोड़ का जो SIP जो आया है, इस कम्स ऑन बेस ऑफ द कन्विक्शंस, जो कॉन्फिडेंस, द एक्सपीरियंस है। म्यूचुअल फंड्स हर साल म्यूचुअल में एक्सपीरियंस जाते हैं, डिस्पाइट गोइंग थ्रू अप्स एंड डाउन, वॉलिटिलिटी हमेशा देखते हैं। एक्चुअली अप्स एंड डाउन देखने के बाद भी ये म्यूचुअल फंड का जो ग्रोथ आया है, आई थिंक इज अ फंक्शन ऑफ ऑर्डरली ग्रोथ, आई कॉल इट। इट्स नॉट जस्ट इफोरिक नहीं है, इट्स ऑर्डरली ग्रोथ दैट वी हैव सीन। सो आई थिंक सर ये 30 साल के एफर्ट्स जो है उसका रिजल्ट पिछले 3 सालों में देखने को मिला है, राइट? या इसका एक्चुअली एफर्ट जो हम लोग अभी तक जो डाला है, जो नया लोग जो आ रहे हैं उसमें इंडस्ट्रीज में, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज प्लेयर्स भी आकर बढ़ते जाएंगे और नया इंडस्ट्री आ रहे हैं उनको भी बहुत फायदा हो सकता है। वैसे इंडस्ट्री के नए लोग नहीं, लेकिन 2 मेहमान मेरे साथ ऐसे हैं जो इंडस्ट्री के वेटरन हैं, दिग्गज हैं, लेकिन नई जगह हैं। मनीष सर ने अभी बंधन म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया है, मिहिर सर ने ट्रस्ट म्यूचुअल फंड अभी आप लॉन्च कर ही रहे हैं। आप दोनों को भी इस नए पूरे इस आपके अभियान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई सर। मनीष सर, शुरुआत आपसे करता हूँ। जनरली हम दिवाली के वक्त ये सोचते हैं कि हाँ, ये सही समय है, कुछ पैसा लगाया जाए, कुछ नया काम किया जाए, चाहे कुछ आपको वेल्थ बनानी हो, एसेट्स क्रिएट करनी हो। कैसा मूड माहौल आप देख रहे हैं इकोनॉमी का, मार्केट का इस वक्त? क्या वाकई में आपके करियर के इतने लंबे चौड़े इतिहास में ये वाकई में दिवाली सबसे दमदार, शानदार दिख रही है सर? नहीं, शानदार तो डेफिनेटली दिख रही है। कि मेरे ख्याल में मेरे करियर में जितना रिलेटिव इंडिया का पोजीशन है वर्सेस वर्ल्ड, इतना बेहतरीन मैंने देखा नहीं है। क्योंकि देखिए, एब्सोल्यूट लेवल में देखेंगे तो 2002 टू 2008 में हायर ग्रोथ था इकोनॉमी में, बिकॉज हम लोग जब 9-10% GDP ग्रोथ पे थे, तो वो टाइम एब्सोल्यूट लेवल ग्रोथ इतना नहीं है। अभी 6-7, 7.5% का संभावना है। बट अगर मैं देखूं कि दुनिया का जो हाल है और इंडिया का जो हाल है, और जो पैसे इंडिया में आ सकते हैं दुनिया के कैपिटल एलोकेशन में, कि नेक्स्ट 5-10 साल में जो पैसा फॉरेन से इंडिया में आ सकता है, वो जो ऑप्टिमिज्म है अभी, वो मेरे ख्याल से मैं पहली बार अपने करियर में देख रहा हूँ। ये जो पॉजिटिवनेस है मीडियम और लॉन्ग टर्म, ये मेरे ख्याल से
इंडिया वर्सेस वर्ल्ड प्रॉबेबली ये बेस्ट टाइम है इंडिया के लिए। इंडिया वर्सेस वर्ल्ड, ये आपने सही कहा कि इंडिया की पोजीशनिंग बड़ी स्ट्रांग है। मिहिर सर ने भी अभी नई नई पोजीशनिंग की है। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, सर जैसे आपके तो फंड के नाम में ट्रस्ट है, और म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट आया है पिछले 2-3 साल से, जितनी SIP के जरिए डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, और भले कुछ लोगों को जो सीधे शेयर खरीदना हो, ये ट्रस्ट जो रिटेल इन्वेस्टर्स का आया है, क्या आपको लगता है कि ये और आगे बढ़ने वाला है, ये शुरुआत है, या फिर अभी तक इन्होंने झटका खाया नहीं है इसलिए बने हुए हैं, जिस दिन कुछ छोटा मोटा ऐसा हो गया तो हिल जाएंगे? देखिए, पार्टली आपकी बात सही है कि जो पैसा आता है वो रिटर्न्स को चेज करता है, लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड फ्लोज को ब्रेकअप करें तो SIP का जो माहौल है और जो SIP के फ्लोज है कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ SIP अकाउंट्स एवरी मंथ इंक्रीज हो रहे हैं, और जो चंकी अमाउंट है उसमें हम देखते हैं कि नेगेटिव आ रही है। सो जो ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट ये जो कोर बन रहा है ना, अब जो 16,000 करोड़ का एक महीने का, वो कोर अब इतना बड़ा हो गया है कि 5-10 हज़ार करोड़ का अगर HNI या बल्कि इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन होती है तो ये 16,000 करोड़ उससे भी ज़्यादा है। सो नेट फ्लोज जो है म्यूचुअल फंड के, वो मेरे ख्याल से भी काफ़ी सॉलिड हो चुके हैं, और कोर जो हम कहेंगे फ्लोज का, वो काफ़ी सॉलिड बन चुका है। एक बात हमें और नहीं भूलनी चाहिए कि अब जो है नेशनल पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस के फ्लोज, वो भी अभी काफ़ी मीनिंगफुल हो गए हैं। तो अगर हम SIPs देखें म्यूचुअल फंड के, इंश्योरेंस के प्रीमियम्स देखें, NPS के इन्फ्लोज देखें जो रेगुलरली आ रहे हैं बाजार में, और प्रोविडेंट फंड के देखें, तो एक इंस्टीट्यूशनल बेस बन गया है, फाउंडेशन बन गया है इक्विटी मार्केट्स के लिए। तो एक अच्छा बेस। अब तक हम ज़्यादातर विदेशी निवेशकों पर निर्भर करते थे कि ये आए पैसा लगाए तो हमारे तेजी हो। बाला सर, अब तो सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि बाला सर कब खरीद रहे हैं कब बेच रहे हैं, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। इतनी बड़ी ताकत बनी है इंडस्ट्री की, और ये समझाएं सर कि इस लिहाज से ये जो कुछ भी ग्लोबल झटके हमें थोड़े लगते हैं, या FIs की बिकवाली वगैरह आती है, क्या इससे बहुत डरने घबराने की ज़रूरत नहीं? आई थिंक पावर ऑफ मनी कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पहले जो ज़माने में FIs का फ्लोज इतना ज़ोर से था और डोमेस्टिक फ्लोज कम था, उसकी वजह से मार्केट में हमेशा एक अच्छे मौसम चलते थे। सेम टाइम्स व्हेन दे विड्रॉ, उसका फियर भी अपना मार्केट में बहुत बार आता था पहले जी। अभी पूरा बंद हो गया, क्योंकि डोमेस्टिक जो सेविंग्स हैं, एक तो अपना सेविंग्स रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, सो दैट मीन्स डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ पीपल इज राइजिंग। तीसरा है कि एक्चुअली गवर्नमेंट का सोशल बेनिफिट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के बाद अकाउंट में बैलेंस जो बढ़ते जा रहे हैं, उसको अभी कैसे निवेश कैसे करना है, स्पेंड कैसे करना है, देयरफॉर एक तरफ से स्पेंडिंग भी बढ़ते जा रहा है। देयरफॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इज समथिंग इज रोबस्ट, एज मनीष वाज मेंशनिंग। इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअली अपना देश में अभी स्टेबल है। पुराना जमाने में आई थिंक वी ऑलवेज यूज्ड टू थिंक नाउ द क्वेश्चन इज वेदर विल ग्रो 10% और हाउ फार विल ग्रो 10%। अभी वो आर्गन से नहीं है, दैट इज नाउ आई थिंक 7.5-8% देश का सामने, ग्लोबल का सामने आई थिंक वी आर आई थिंक अबाउट 7.5% वेरी डिसेंट ग्रोथ है। देयरफॉर फ्रॉम FIs पॉइंट ऑफ व्यू उनका कल यही है, जो FIs अगर अपना देश में पैसा डालना है और डोमेस्टिक फ्लोज कम होएंगे तभी डालेंगे, आई थिंक वो मेरे हिसाब से वो होएंगे नहीं। देयरफॉर डोमेस्टिक फ्लोज भी आते जा रहे हैं, देयरफॉर वी कैन प्रॉब्ली से इट्स अ डबल इम्पैक्ट दैट कम्स इन। बट ऑफ कोर्स वी शुड आल्सो कीप इन माइंड, ऑफ कोर्स मार्केट में हमेशा ऑप्टिमिज्म रख के चलना पड़ेगा, बट समवेयर वैल्यूएशन विल स्टार्ट प्लेइंग अ रोल, समवेयर जो अदर एसेट क्लास जो वो भी जो अट्रैक्टिव रहते हैं, दे विल आल्सो स्टार्ट प्लेइंग अ रोल। सो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड, थोड़ा एदर मार्जिनल फॉल और अ फ्लैट मार्केट भी कभी देख सकता है, सो दैट्स समथिंग व्हिच वी शुड बी जस्ट प्रिपेयर्ड। बट उसका ऐसा नहीं है दैट वी शुड बिकम केजी ऑन द मार्केट, नेगेटिव ऑन मार्केट, क्योंकि 10 साल के हिसाब से देखते हैं, आई थिंक वी आर इन राइट ट्रैक टू गेट अ हायर प्रेडिक्टेबिलिटी ऑन इंडियन मार्केट सस्टेनेंस में कंपेयर टू एनी ग्लोबल मार्केट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, दुनिया के किसी भी बाजार से कंपेयर करें तो हमारे बाजार बेहतर हैं, ये कॉन्फिडेंस आप रख सकते हैं। तो मनीष सर, बिल्कुल छोटा सा सवाल फिर कि इस दिवाली से अगली दिवाली तो ऊपर दिखेंगे ना हम, इतना अज्यूम कर सकते हैं आराम से? देखिए, बालाजी ने अभी कहा कि छोटा ऊपर नीचे तो होता रहेगा, बट देखिए सिंपल चीज़ है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर इंडिया का नॉमिनल GDP 11-12% है तो क्लियरली स्टॉक मार्केट उससे ज़्यादा करना चाहिए। मीर सर, आप तो ग्लोबल मार्केट्स पे बहुत गहरी पकड़ रखते हैं, कई बार आप मेरे शो पे ये सब बताते भी हैं, लेकिन जो डर है लोगों को वो इंडिया से ज़्यादा बाहर का ही है। बिल्कुल हमारे यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन बाहर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो ये साल जो ये संवत है हमारा, कितना ग्लोबल रिस्क लेकर हम चल रहे हैं? जैसे आपने कहा, मोस्ट ऑफ द रिस्क जो है वो ग्लोबल फैक्टर से है। फॉर एग्जांपल एक हमारा अभी भी डिपेंडेंस जो है ऑयल पे है, वैसे हमने अच्छी तरह से मैनेज किया है रशिया, वेनेजुएला वगैरह से इंपोर्ट करके, बट ये एक रिस्क फैक्टर तो रहेगा। बट आई थिंक उससे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है कि इंटरेस्ट रेट्स हैं US में,
वो अभी 5% के करीबन चल रहे हैं। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 5% पे है, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 5% पे है। उनके जो होम लोन्स मॉर्गेजेस थे वो 2% पे थे, वो 8% पे हो गए हैं। तो यूएस में एक संभावना है कि एक स्लोडाउन आ सकता है, शायद शार्प स्लोडाउन भी हो सकती है। और ऐसी कोई इवेंट होती है नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में तो ऑफ कोर्स हमें वॉलेटिलिटी दिखेगी, बट ये एक्सपेक्ट करके ही चलना चाहिए। एंड दैट्स द रीज़न हम हमेशा कहते हैं कि टाइमिंग ना करें मार्केट को, टाइम स्पेंड करें मार्केट में। बिल्कुल, ज़्यादा लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो बढ़िया। मनीष सर, एक इस पिछले 4-6 महीनों से बड़ी चर्चा, 4-6 महीने भी, पिछले 2-3 महीने से बड़ी डिस्कशन पॉइंट वही चल रहा है, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप स्मॉल कैप। लोगों को रिटर्न तो स्मॉल कैप मिड कैप वाले चाहिए, सेफ्टी लार्ज कैप वाली चाहिए। ये इस दिवाली की सबसे बड़ी डिस्कशन थीम है कि क्या करना चाहिए। लार्ज कैप सही है, मिड कैप स्मॉल कैप सही है? इन्वेस्टर थोड़े कंफ्यूज हैं, जिसको सुने लगता है कि लार्ज कैप लेना है, लेकिन पैसा तो मिड कैप स्मॉल कैप में बन रहा है। देखिए, मेरा तो व्यू है कि आपके पास अगर 1-2 साल से ज़्यादा व्यू पॉइंट है तो स्मॉल कैप और मिड कैप में ही पैसा बनेगा। अच्छा, तो ये साल चले हैं मिड और स्मॉल कैप, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स चीप हैं, बट देखिए, एक तो जनरली इंडिया अगर 11-12% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है तो हमें न्यू इंडस्ट्रीज, न्यू मैनेजमेंट टीम, न्यू बिजनेस मॉडल आते रहेंगे और उसमें ही ज़्यादा पैसा बनता है। बहुत बड़े कंपनी है वो इंडस्ट्री को ही फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उनका मार्केट शेयर ऑलरेडी हाई है। तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा अर्निंग ग्रोथ आना बहुत मुश्किल है। ऐसी ओपिनियन कम सुनने में मिलती है। बिल्कुल अलग हटके आई है मनीष सर कि अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर पे हाँ व्यू 3 साल प्लस का हो। हाँ, वो थोड़ा मिड स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी तो रहता ही है ऑब्वियसली। अगर ग्लोबली बहुत बड़ा स्लो डाउन है या कुछ बड़ा क्रेडिट इवेंट हो जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स तो काफ़ी हाई हैं, बट बड़ा पैसा मेरे ख्याल से मिड और स्मॉल कैप में ही बनेगा। बढ़िया। बाला सर जी, वन पैरेलल ऑन दैट। आप 2018 तक देखें, मिड कैप्स डिड एक्सट्रीमली वेल, पर 19 के बाद 2 साल मिड कैप में एकदम टुकाई हो गया था। then large cap performed well. The last 2 years small and mid cap में बहुत तेजी आ गई है. So this kind of cycle will always remain in every market cycle. But जो long term as Manish was mentioning, अगर किसका लंबा समय के इन्वेस्टमेंट है उसमें ज़्यादा चर्चा करके फायदा नहीं है एक्चुअली किधर डाला है। एक्चुअली स्मॉल मिड कैप बिकम है नो ब्रेनर अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा है। अगर शॉर्ट टर्म आगे पास्ट रिटर्न के देखे, अभी लास्ट 2 साल से बहुत बढ़िया रिटर्न आया, ऐसा उसमें कोई सवाल नहीं उठते हैं, बट वो देखे अगर मैं वही आएगा करके समझ के इन्वेस्ट करें उसका डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। देयरफॉर जो लंबा समय के लिए जो रखना जरूरी बहुत होगा। तो सर मेरे सर फिर क्या जो इक्विटी के हार्डकोर इन्वेस्टर हैं, जो इक्विटी में एलोकेशन करना है जिन्हें, तो किस तरह की अप्रोच है? मल्टी कैप फंड ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड ठीक है, क्या क्या रखना चाहिए उन्हें? फ्लेक्सी कैप ज़्यादा बेहतर टिपिकली बेटर है क्योंकि उसमें फंड मैनेजर कॉल ले सकते हैं कि कहाँ सेगमेंट्स मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप कहाँ अट्रैक्टिव है, उस तरह से एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। और जैसे मनीष ने कहा, मैं एक और पॉइंट कहना चाहूँगा ये लार्ज वर्सेस मिड वर्सेस स्मॉल थीम में, कि अगर आपको नए सेक्टर्स या इमर्जिंग सेक्टर्स या ग्रोथ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है तो लार्ज कैप्स में ऑप्शन नहीं होते हैं। अब जब गवर्नमेंट कह रही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, रेलवेज में कैपेक्स बढ़ाना है, डिफेंस को लोकलाइज करना है, या तो केमिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें बहुत सारी वॉल्यूम ग्रोथ कैपेसिटीज इंस्टॉल हो रही हैं, तो ये सब अगर हमें प्ले करने हैं, ये सब थीम में हमें स्टॉक्स पिक करने हैं तो लार्ज कैप्स में ऑप्शंस कम रहते हैं। तो आपको बाय फोर्स अगर फास्ट ग्रोथ इमर्जिंग सेक्टर्स में जाना है तो मिड एंड स्मॉल कैप में स्टॉक पिकिंग करनी एक और अच्छी बात ये भी है, वहाँ सप्लाई का डर भी कम है एफआईएस की तरफ से नहीं तो वो भी एक स्ट्रेस देता है। इंडिया स्टोरी पे आप तीनों इतने बुलिश हैं, तो मैं ये समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ सर, क्या थीम्स, क्या सेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं बाला सर जो इंडिया में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? ना, एक तो फंड्स के हिसाब से मल्टी एसेट गेन फंड लास्ट 3 साल से एक्चुअली इसका डेवलप हो रहा है एक्चुअली, विच इन्वेस्ट इन इक्विटी, फिक्स्ड इनकम भी आज के दिन पे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि रेट्स आर गुड। मल्टी एसेट फंड विच इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर, रीट एंड इनविट, ऑल 5 इंस्ट्रूमेंट्स जो किसको भी इन्वेस्ट कर सकते हैं वो मल्टी एसेट गेन फंड में आ जाते हैं। दैट समथिंग वुड बिकम वन ऑफ द थीम। करेक्ट, मेरे हिसाब से अगर 3-4 के लिए देखते हैं फ्रॉम अ सेक्टरल पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियरली लास्ट 2-3 साल से कंजम्पशन लेट ग्रोथ इंडिया में थोड़ा से उतना जोर से नहीं आया। इट्स ऑल इन्वेस्टमेंट लेट ग्रोथ हैज कम। वी ऑलवेज गो थ्रू द साइकिल। अगर पहले इन्वेस्टमेंट्स आते हैं उसके बाद कंजम्पशन बढ़ते हैं,
सो मेरे हिसाब से द वे थिंग रूरल इकोनॉमी लास्ट 2-3 साल से जो कंट्रीब्यूट करना चाहिए उतना नहीं आया है, एंड मेरे हिसाब से कंजम्पशन लेड थीम मेरे हिसाब से विल कंटिन्यू टू रिमाइन वन ऑफ द कोर एरिया फोकस इफ यू गो बाय द कंज्यूमर स्पेंडिंग बिहेवियर। एंड अपना देश में जो इन्वेस्टमेंट जो आते हैं मेक इन इंडिया के लिए, पहले इट्स ऑल स्टार्टेड कमिंग अंडर दी PLI स्कीम, कंपनी सोच कुछ के आते थे पहले। नाउ आई थिंक मोर एंड मोर कंपनीज आर लुकिंग एट मेकिंग इंडिया एज ए बेस फॉर एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, आई मीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो जो गवर्नमेंट का भी जो स्पेंडिंग जो है आई थिंक कंटिन्यूज रिमाइन हाई फोकस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए। देयरफॉर कैपिटल गुड सेक्टर्स जो उसका जो allied सेक्टर्स जो है आई थिंक विल कंटिन्यू टू सी reasonably good traction. Of course, always valuations बीच में आके चर्चा करेंगे, but I think as a theme, if you look at longer term sustainable theme point of view, ये तीनों मेरे हिसाब से, दोनों मेरे हिसाब से कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग वाली दोनों थीम बहुत स्ट्रांग है। मीर सर, आपको क्या पसंद है? जैसे अभी मैंने जस्ट बात की थी कि लास्ट हमने जो बड़ी तेज़ी देखी थी वो 2002 से लेकर 2008 में देखी थी। वो तेज़ी में इन्वेस्टमेंट लेड तेज़ी थी, कंजम्पशन लेड तेज़ी नहीं थी, क्योंकि हमने मेगा प्रोजेक्ट्स देखे, स्टील प्लांट्स, कमोडिटीज़, और वो काफ़ी हद तक ग्लोबल कमोडिटीज़ के लिंक भी था। तो बड़े बड़े पावर प्लांट्स आए, बड़े बड़े स्टील प्लांट्स आए, मेटल्स वगैरह में सीमेंट प्लांट्स, तो वो एक इन्वेस्टमेंट बूम था और उसमें रियल एस्टेट भी शामिल था। मुझे लगता है कि अगर हमें 6%, 6.5% से ज़्यादा ग्रो करना है, 7, 7.5, 8% तक जाना है, तो ये बिना इन्वेस्टमेंट बूम के नहीं हो सकता। इंक्लूड्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रियल एस्टेट। तो डिफरेंस ये है कि ये टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट बूम आएगी वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगी, वो कमोडिटीज़ लेड नहीं है, क्योंकि अभी चाइना इतना ग्रो नहीं कर रहा। सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना ही है कमोडिटीज़ का। तो ये अभी जो इन्वेस्टमेंट साइकिल आएगी वो प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आएगी, बिकॉज गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का फोकस अब बिल्कुल वहाँ जा रहा है। तो वेदर इट इज़ लोकलाइजेशन ऑफ डिफेंस, रेलवेज़ का जो बजट था 80,000 करोड़ का बजट था 3-4 साल पहले, वो 2.5 लाख करोड़ के करीबन है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिंक सेक्टर्स हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, केमिकल्स में चाइना +1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बेस शिफ्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल फोन पे तो हमने सक्सेस देख ही चुके हैं। तो ये जो है मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है। आप ये नहीं सुनेंगे कि एक 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है, बट अगर आप कैपिटल गुड्स कंपनीज की ऑर्डर बुक देखें तो अच्छी बढ़ रही हैं, क्योंकि ये मिड साइज प्रोजेक्ट, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है ग्राउंड पे। तो मेरे ख्याल से ये प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स, गवर्नमेंट लिंक्स कैपेक्स, डिफेंस, रेलवेज, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, चाइना +1 और मैं कहूँगा रियल एस्टेट, तो ये जो थीम्स हैं उसमें मेरे ख्याल से नेक्स्ट 3 से 5 साल में देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो हम 6%, 5.5% से ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। करेक्ट। बहुत इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए ज़्यादातर सेक्टर आपने बताया। मनीष सर, आपको क्या पसंद है? ये 3-4 छोटे छोटे थीम हैं मेरे ख्याल से। एक तो पावर केपेक्स जो इंडिया में भी होगा और मेरे ख्याल से ग्लोबली भी बहुत साइज में होगा, क्योंकि ग्लोबली क्या हो रहा है कि हर कंट्री फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहा है। करेक्ट। और आप जब रिन्यूएबल्स से जनरेशन इंक्रीज करते हो तो ग्रिड में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये जो पावर इक्विपमेंट स्पेस है, जिसके वायर, केबल, ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन, हाँ, हम लोग वो स्पेस पे काफ़ी बुलिश है। ओके। सेकेंड इज, जैसे बालाजी ने कहा कि आई थिंक रूरल कंजम्पशन आएगा वापस, तो 2 व्हीलर, माइक्रो फाइनेंस, वो स्पेस भी इंटरेस्टिंग लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से। थर्ड है यूएस जेनरिक फार्मा, जो लास्ट 4-5 साल से डाउन साइकिल में रहा है। मेरे ख्याल से वहाँ इम्प्रूवमेंट आ सकता है, वो साइकिल भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और फोर्थली रियल एस्टेट में जो तेज़ी है डिमांड की वो एक चीज़ है, बट जो सप्लाई साइड कंसोलिडेशन भी हुआ है कि अभी क्या है, काफ़ी सिटीज़ में 50% ऑफ लॉन्चेस से ज़्यादा ब्रांडेड डेवलपर्स की तरफ चला गया है। करेक्ट। तो वो सेक्टर से कुछ बड़े कंपनीज इमर्ज होने की काफ़ी गुंजाइश है। तो ये 3-4 सेक्टर्स में हम लोग का काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। इंटरेस्टिंग। एक जो आपने पावर वाली थीम बताई वो बिल्कुल अलग नहीं है, और इस बार तो काफ़ी कुछ एक्शन वहाँ हुआ भी है। सर, एक आखिरी सवाल आप तीनों से ही है। मैं 4 एसेट क्लास दूंगा आपको, इनमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? इस क्रम में किस में ज़्यादा कमाई हो सकती है? इक्विटी, फिक्स इनकम, गोल्ड और रियल इस्टेट।
इस दिवाली से अगली दिवाली आप किस क्रम में रखेंगे? हम सब इक्विटी बोलेंगे मेरे ख्याल ना ऑफकोर्स हमें जो उसके बाद आपके पहले जवाब बाला सर तो इक्विटी और डेट दोनों ही वाले हैं। मल्टी एसेट फंड, Multi asset class। क्योंकि अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्सेस इंटरेस्ट रेट का भी देखते हैं, यू कैन नॉट इग्नोर इट। therefore multi asset will probably could become a more safer asset class, क्योंकि इक्विटी मार्केट में इतना तेजी देखने के बाद we must be prepared for a consolidation period। ठीक बात है। मीर सर, इक्विटी तो हमेशा नंबर वन रहता है, लेकिन फिक्स्ड इनकम के रेट्स जो जिस लेवल पे हैं अभी, 7 ईयर बॉन्ड, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखें, यूएस में भी जिस तरह से रेट्स इतने बढ़ चुके हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मीडियम टर्म के लिए। तो थोड़ा एलोकेशन वहाँ भी देख सकते हैं। परफेक्ट। तो बिल्कुल मनीष सर, मैं तो हार्डकोर इक्विटीज हूँ, बट आई एग्री कि इंडिया में जो ड्यूरेशन बॉन्ड्स हैं उस पे अगर अगेन थोड़ा पेशेंस रखें तो मेरे ख्याल से ग्लोबली इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगी, क्योंकि स्लो डाउन होगा मेरे ख्याल से। तो 7.4 7.5 पे अगर 10-30 ईयर बॉन्ड है तो अगर आप पेशेंस रखेंगे तो वहाँ भी अच्छा पैसा बन सकता है मेरे ख्याल से। और सर एक लास्ट सवाल, बिल्कुल एक छोटी छोटी एडवाइस, इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक निवेशकों का बहुत पैसा बने, समृद्धि आए और आने वाले कई सालों तक आए, एक कुछ ऐसा मंत्र, ऐसा आपकी नॉलेज का को ऐसा कुछ मिलना चाहिए लोगों को कि वो याद रखें कि हाँ मतलब हाँ हमारी लाइफ में काम आने वाली चीज़ें, कैसे निवेश करें, या कोई भी आपको जो लगता है। नहीं, मेरे हिसाब से जो कोविड के बाद जो टूरिज्म जो पिकअप आया है वो स्पेंडिंग में भी आना चाहिए। सेकंड ऑफ द डे एक तो पैसा कमाने का एक काम है, दूसरा एक एक्चुअली स्पेंडिंग करना। अपना अगर देश में अगर भलाई हुए हैं, खाली इन्वेस्टमेंट्स अकेले तो नहीं होंगे, स्पेंडिंग का भी आना चाहिए। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स व्हेन दे लुक एट, दोनों तरफ से देखना पड़ेगा, इतना खूब सेव कमाओ, करना है। खूब खर्च करो, हाँ, खूब खर्च और खूब बचाओ भी। जी सर, मीर सर। देखिए, इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाने के लिए 3 स्टेजेस होते हैं, बाई, होल्ड और सेल। बाई रिलेटिवली इजी होता है, बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं सब जगह से। सेल भी कर सकते हैं। जो सबसे डिफिकल्ट होता है वो होल्ड, करेक्ट, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना होता, उसमें बहुत पेशेंस चाहिए होती है और इसके लिए होल्ड करने के लिए हमें इंडिया स्टोरी पे बिलीव करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। मनीष सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टर्स को ना थोड़ा पेन लेना ज़रूरी है। तो काफ़ी टाइम क्या होता है, जो एसेट क्लास नहीं चला है वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। जैसे अभी ड्यूरेशन बॉन्ड्स है, वो काफ़ी साल से रिटर्न नहीं दिए, तो बट वहीं पैसा अच्छा बनता है। तो वो थोड़ा मेरे ख्याल से रादर देन चेजिंग परफॉर्मेंस, इन्वेस्टर्स को थोड़ा पेन लेने का आदत पड़ना जो होना चाहिए। पॉपुलर नहीं है, हाँ, जो बोरिंग है, थोड़ा popular आउट हाँ, ऑफ फैशन है, करेक्ट, वहाँ पैसा ज़्यादा बनता है। correct। इंटरेस्टिंग, यही तो खास बात है कि आप इंडस्ट्री के 3 दिग्गज जो एक डीप इंसाइट देते हैं हमारे दर्शकों को, अपने निवेशकों को, वो कमाल के। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय दिया और दिवाली के इस खास शो में जी बिजनेस के दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, धन्यवाद। और दिवाली के इस खास शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।